हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर कवर करेंगे जो कि है असेसमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस का क्या मतलब होता है कि जब कोई बिजनेस जिसका लिक्विडेशन हो जाता है, जो बंद हो जाता है, जो समाप्त हो जाता है, उसका किस तरीके से हम असेसमेंट करते हैं। आज की वीडियो में ये कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने क्लास ग्रुप में और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है इंट्रोडक्शन। तो असेसमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस का सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन गिवन है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे कि जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब कंप्लीट सीजेशन ऑफ हो जाता है बिजनेस का, यानी कि एक बिजनेस जब कंप्लीटली सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस अब जो है कंटिन्यू नहीं करेगा। तो इसको बोला गया है द डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस वुड मीन डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस, कि जब एक बिजनेस का समापन हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई एक बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगा, डिसकंटिन्यूशन हो गया है उसका। इवन व्हेन ऑल और सम ऑफ इट्स मेंबर कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस ऑन द सेम प्रीमाइस इन फ्यूचर। कहने का ये मतलब है कि भले ही उस बिजनेस के कुछ मेंबर्स या सभी मेंबर्स जो है सिमिलर ही बिजनेस, यानी कि वही बिजनेस जो है करते हैं उस प्रीमाइस में। प्रीमाइस मतलब होता है बिल्डिंग में, बिजनेस की उसी बिल्डिंग में दोबारा से करते हैं, भले ही फिर भी जो है हम उस बिजनेस को डिसकंटिन्यूएशन ही बोलेंगे जो समाप्त हो गया है वो। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर कोई उसी प्रीमाइस में जो है दोबारा से सेम बिजनेस करते हैं उसके मेंबर, तो भी वो वाला बिजनेस तो डिसकंटिन्यू ही कहलाएगा। तो इसीलिए असेसिंग ऑफिसर जो है अब असेसमेंट तो करेगा ही ना बिजनेस की, तो कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। तो उस होल प्रोसीजर को हम आज एक्सप्लेन करेंगे कि असेसिंग ऑफिसर को कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं असेसमेंट के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि है एग्ज़ाम में। देखिए आपका इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस से आप क्या समझते हैं, उसके बाद इसके प्रोविजंस को आप एक्सप्लेन करें और साथ में किस तरीके से आप असेसमेंट करेंगे, यानी कि असेसिंग ऑफिसर किस तरीके से डिसकंटिन्यूड बिजनेस की असेसमेंट करेगा। उसके बाद प्रोसीजर, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। लेट्स बिगिन दी आंसर। तो यहाँ पे गिवन है कि अभी हमने जो पढ़ा वही का वही, सेम टू सेम, कि कंप्लीट जब सीजेशन हो जाता है किसी भी बिजनेस का तो वो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस कहलाता है। और प्रोफेशन के केस में अगर बात करें तो देयर इज़ नो नीड ऑफ कंप्लीट सीजेशन ऑफ प्रोफेशन फॉर द रेस्ट ऑफ ए मैन्स ऑर्डर। कहने का ये मतलब है अगर बात करें प्रोफेशन के केस में तो देयर इज़ नो नीड ऑफ कंप्लीट सीजेशन ऑफ प्रोफेशन, कि यहाँ पे जो है कंप्लीटली प्रोफेशन को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। और हैंस डिसकंटिन्यूएशंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वुड इंक्लूड। अब बात करेंगे कि एक बिजनेस या फिर एक प्रोफेशन को जब डिसकंटिन्यू किया जाता है, यानी कि जब उसको कंटिन्यू नहीं किया जाता, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। नंबर 1, डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली कि एक बिजनेस का समापन हो रहा है। इवन इफ अ न्यू फर्म इज़ फॉर्म्ड, भले ही नई फर्म बन रही है बट एक का तो समापन हो रहा है ना, पुराने बिजनेस का तो डिसोल्यूशन हो रहा है ना। और वही सेम लाइन, सेम प्रीमाइजेज वाली, कि मान लो कि ओल्ड मेंबर, सभी ओल्ड मेंबर या कुछ ओल्ड मेंबर जो है उसी सेम बिल्डिंग में, सेम प्रीमाइजेज में जो है सिमिलर बिजनेस करें, तो वो एक तरीके का नया बिजनेस कहलाएगा। लेकिन जो बिजनेस पुराना था, जो बंद हुआ, उसका वो जो है उसका तो असेसमेंट होगा ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट इज इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ ब्रांचेज ऑफ बिजनेस, कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है कि जब जो है ब्रांचेस डिवाइड कर दी जाती हैं बिजनेस की। एक जॉइंट फैमिली हो या फिर किसी फर्म की हो बिजनेस, उन्होंने क्या करा, ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इवन इफ द मेंबर कैरी ऑन देयर बिजनेस ऑन द सेम प्रोमाइजेस। कहने का ये मतलब है आपने डिवाइड तो कर ही दिया ना ब्रांचेस में, बट वो जो बिजनेस था वो तो डिसकंटिन्यू हो गया।
उसके बाद इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूएशंस ऑफ प्रोफेशन बाय प्रोफेशनल फर्म, कि इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोफेशन बाय प्रोफेशनल फर्म इवन व्हेन द पार्टनर कैरी ऑन द सेम प्रोफेशन, कि आपने जो है प्रोफेशन के केस में अगर बात करें कि प्रोफेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया प्रोफेशनल फर्म के द्वारा, तो वो भी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस के अंतर्गत ही आएगा, भले ही पार्टनर्स ने सेम प्रोफेशन फिर से ही कैरी क्यों ना किया हो, बट क्योंकि आपने एक प्रोफेशनल फर्म ने एक प्रोफेशन को डिसकंटिन्यू किया है, तो वो केस आएगा हमारे डिसकंटिन्यूड बिजनेस का और उसका असेसमेंट होगा। उसके बाद इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोफेशन बाय अ पार्टनर, अब पार्टनर जो है उसने कर दिया डिसकंटिन्यू, और इवन व्हेन द फर्म में कैरी ऑन द सेम, मतलब फर्म भले ही सेम प्रोफेशन को कैरी कर रही है बट पार्टनर ने क्या करा, डिसकंटिन्यूएशन करा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी असेसमेंट, किस तरीके से असेसमेंट होगा, ये हमारा मेन जो है टॉपिक है। नंबर 1 यहाँ पे प्रोविज़न्स बताए गए हैं कि कौन कौन से प्रोविज़न्स हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। तो नंबर 1 है पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, हमें गिवन है। तो असेसिंग ऑफिसर की पावर जो है वो सेक्शन 176 में आती है, और असेसिंग ऑफिसर हैज़ द पावर टू मेक असेसमेंट। असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो असेसमेंट करेंगे किसी भी डिसकंटिन्यूड बिजनेस ऑपरेशन की फ्रॉम द एंड ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर, मतलब जब भी उसके प्रीवियस जब एक बिजनेस का प्रीवियस ईयर एंड होता है उसके बाद ही तो हमारा असेसमेंट ईयर होता है ना, और असेसमेंट ईयर में ही असेसमेंट होती है, राइट। तो असेसमेंट ईयर जो है में असेसमेंट होगी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, और ये उसकी पावर होती है, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड के बारे में हमें क्या डिटेल्स गिवन है कि द असेसमेंट कैरीड ऑन बाय सच असेसिंग ऑफिसर मस्ट नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। कहने का ये मतलब है कि अगर असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा है तो 12 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए उस असेसमेंट में, उस इंस्पेक्शन में, उस इन्वेस्टिगेशन में 12 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ अ मैक्सिमम 12 मंथ, मतलब प्रीवियस ईयर सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का ही हो सकता है ना। तो देयरफॉर 2 सेपरेट असेसमेंट बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 असेसमेंट फॉर द होल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एक असेसमेंट ईयर बनाया जा सकता है पूरे प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें जो है डिसकंटिन्यूएशन हुआ और जो भी रेट ऑफ टैक्स थे वो लगे, ठीक है। दूसरा 1 असेसमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और एक असेसमेंट हो सकता है जब प्रीवियस ईयर का एंड हो गया, मतलब प्रीवियस ईयर ख़त्म हो गया, ठीक है, तो फिर जो है वो वाला लग सकता है। तो ये 2 टाइप के जो है हमारे सेपरेट असेसमेंट्स हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नोटिस। थर्ड है नोटिस। तो नोटिस के बारे में बोला गया, द नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस मस्ट बी गिवन टू द असेसिंग ऑफिसर विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। मतलब जब वो बिजनेस बंद किया तो बंद करने के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर आपको असेसिंग ऑफिसर को नोटिस देना पड़ता है। मतलब एनी पर्सन हु फेल्स टू डू, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं करा, मतलब किसी असेसी ने ऐसा नहीं करा, तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 272 के अंतर्गत। कितने रुपए की? ₹100 फॉर ईच डे ड्यूरिंग सच फेलियर कंटिन्यूज। मतलब हर एक दिन के 100 रुपीज़ पेनल्टी चार्ज होएगी। मतलब उस 15 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा। 15 दिन के बाद जितने भी दिन मतलब ऊपर होंगे ना, लाइक आपने बहुत जितने भी दिनों के बाद दिया हो, तो वो 15 दिन के बाद वाले दिन गिने जाएंगे और उस पर 100 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी, एक दिन की 100 रुपीज़। उसके बाद इनकम रिसीव्ड फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस आफ्टर सच डिसकंटिन्यूएशन, कि अब इनकम रिसीव हुई है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद इनकम रिसीव हुई है, तो क्या होगा? तो इट शैल बी टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। ऑब्वियसली वो उसी इस साल में टैक्स होएगा जिसमें वो रिसीव हुई है। इट वुड हैव बीन इंक्लूड इन दैट पर्सन टोटल इनकम हु वुड हैव कैरिड ऑन सच बिजनेस। तो उनकी टोटल इनकम में ये इंक्लूड होगी if it is was not discontinued. Let's talk about the another provision, that is income received from discontinuation of profession after discontinuation। मतलब इनकम रिसीव हुई है, एक प्रोफेशन का डिसकंटिन्यूएशन कर दिया और उसके बाद इनकम रिसीव हुई है,
चाहे वो रिटायरमेंट के ज़रिए हुई हो या फिर किसी पर्सन ने जो है उस प्रोफेशन को कैरी किया हो और उसकी डेथ हो गई हो, उसके बाद मिला हो, तो इट शैल बी टैक्स इन दी हैंड ऑफ रिसिपेंट। ऑब्वियसली जिसको मिली है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर डेथ का केस है तो जो भी उनका लीगल हायर होगा उसको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन दी ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस ईयर में रिसिप्ट करी है उसी साल ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये थी, hence the income in both of the above cases would be treated as revenue receipt not capital receipt। इस जो भी हम ये इनकम की बात करी है इसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे, ना कि कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि जब हम हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से कोई भी इनकम रिसीव करते हैं वो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। और कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जब हम फिक्स एसेट का सोल्ड आउट करते हैं या कोई ऐसी रिसिप्ट जो कभी कभी होती है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोविजन दैट इज फर्निशिंग द रिटर्न। तो अब रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, नोट बीइंग लेस देन 7 days, द असेसी मस्ट फर्निश द रिटर्न। असेसी को जानकारी देनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जो भी डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन है असेसिंग ऑफिसर को देना पड़ेगा। उसके बाद असेसमेंट ऑफ इनकम होगी, यानी कि इनकम की असेसमेंट होगी जब डिसकंटिन्यूशन के बाद। if no discontinuation has take place by the assessing officer along with imposition of penalty if he deems fit। कहने का ये मतलब है कि असेसमेंट कर दिया इनकम आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस, मतलब इनकम का असेसमेंट हुआ डिसकंटिन्यूएंस के बाद, लेकिन अगर बाद में ये पता लगा कि कोई डिसकंटिन्यूअस हुआ ही नहीं तो असेसिंग ऑफिसर जो है पेनल्टी लगा देगा एज इफ ही डीम्स फिट। लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रिंसिपल प्रोविज़न जो कि है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के बारे में क्या बोला है कि एवरी मेंबर ऑफ द डिसकंटिन्यूड बिजनेस अलोंग विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि हर जो भी मेंबर है डिसकंटिन्यूड बिजनेस का, साथ में जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी शैल बी जॉइंटली और सेवरली लाइबल होंगे वो फॉर ऑल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स पेनल्टी एक्सेट्रा। मतलब जो भी मेंबर हैं उस डिसकंटिन्यूड बिजनेस के उनको वो लाइबल होंगे, उनकी लाइबिलिटी बनेगी, उनका दायित्व बनेगा कि वो टैक्स पे करेंगे और साथ में पेनल्टी भी अगर लगेगी तो। उसके बाद हमारा दूसरा 9th प्रोविज़न आता है जो कि है पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। तो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स की बात करें तो इफ़ एनी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग बिफोर सच डिसकंटिन्यूएशन, मतलब कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स चल रही थी और डिसकंटिन्यूएशन से पहले और वो पेंडिंग है तो वो इट में कंटिन्यू इन द नेम ऑफ सच मेंबर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो उस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जा सकता है मेंबर्स के नेम पर और साथ में जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके नेम पर ये जो है प्रोसीडिंग कंटिन्यू की जा सकती है। तो ये थे प्रोविज़न रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेसेस। तो ये हमने स्टडी करे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।